हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजी सक्सेशन। ये जो है बेसिक थर्ड ईयर जूलॉजी में है, प्लस बेसिक सेकंड ईयर बॉटनी और ट्वेल्थ में भी है। तो फिर तीनों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर इकोलॉजी सक्सेशन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे, फिर इसका जो प्रकार है गाइस वो हम देखेंगे। ठीक है। टाइप्स हम दो आधार पर देखेंगे। पहला तो किसी क्षेत्र में जीवों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर देखेंगे। ठीक है। फिर वातावरण एवं नमी के अनुसार देखेंगे। ये जो वातावरण एवं नमी के अनुसार है गाइस, इसी में जल क्रम एवं मरुक्रम आता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल क्रम एवं मरुक्रम। कई बार जो है जल क्रम और मरुक्रम को जो है अलग से पूछ देते हैं ना। तो फिर सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गाइस पारिस्थितिक अनुक्रमण का महत्व। ठीक है, ये टॉपिक जो है उतना अच्छा मतलब उतना नहीं पूछा जाता है, अनुक्रमण को नियंत्रित करने वाले कारक। तो फिर ये जो है मैं नहीं बताऊंगा, पारिस्थितिक अनुक्रमण का मैं महत्व बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फिर इकोलॉजी सक्सेशन को बताने से पहले इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद हम नोट्स हम देखेंगे। जैसे कि हम कोई भी पहले पृथ्वी था। ठीक है, पृथ्वी में अचानक से ही तो जीव वगैरह नहीं आ गए होंगे, है ना। और अचानक से ही वनों का निर्माण नहीं हो गया होगा। पहले धीरे धीरे कुछ कुछ छोटे छोटे पौधे उगे होंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे जीव आए होंगे, है ना। फिर वातावरण में परिवर्तन आया होगा और मौसम वगैरह में परिवर्तन आया होगा, तब जाके थोड़े से बड़े प्लांट उगे होंगे। फिर उसके बाद और परिवर्तन हुआ तो फिर बड़े प्लांट उगे होंगे। वैसे करते करते जो है एक घना जंगल बना होगा, है ना। और वैसे ही जीवों में भी थोड़ा डेवलप होते गए, फिर थोड़ा डेवलप होते गए, उनमें परिवर्तन होता गया, तब जा कर के जो है मनुष्यों में परिवर्तित हुए, है ना। तो फिर उसको जो है उस विकास की गति को ही जो है हम अब पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसी जो विकास की जो गति है गाइस, उसी को जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, जो विकास की गति है उसे ही जो है अनुक्रमण कहते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं। कोई भी समुदाय प्रकृति में सदा स्थायी नहीं रहता है, यह गतिक होता है। समय एवं स्थान के अनुसार समुदाय नियत रूप से परिवर्तित होता रहता है। पारिस्थितिक परिस्थितियों के प्रभाव से समुदाय की संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वातावरण में पहले छोटे प्लांट तो रहे होंगे, है ना। उसके बाद वातावरण में परिवर्तन हुआ होगा तो फिर वो बड़े प्लांट बने। फिर वातावरण में चेंजेस आया होगा तो फिर वो और बड़े वृक्षों का निर्माण हुआ होगा, जिसके चलते जो है धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से जो है समुदाय की जो संरचना है गाइस और आसपास की जो वातावरण है उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसी को ही जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, विकास की जो गति है उसको जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। सेकंड, इसकी परिभाषा देख लेते हैं गाइस। नाइट के अनुसार जो है एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न समुदायों के सुव्यवस्थित अवस्था को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर ये वाला जो है डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है। नाइट क्या कहता है कि एक निश्चित क्षेत्र में, है ना, और एक निश्चित समय अवधि में या एक निश्चित काल में जो है विभिन्न समुदायों के सुव्यवस्थित अवस्था को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे कि हम तालाब का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, है ना। हम जो है तालाब का निर्माण करते हैं गाइस, तो फिर वहाँ पर जो है पहले से ही मछली वगैरह नहीं आ जाता है ना। तालाब बनाने के बाद जो है उसमें पानी आता है, फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, फिर उसके बाद उसमें छोटा छोटा प्लांट उगने लगता है, तब जा कर के एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे तैयार होता है, तब जा कर के जो है वहाँ पर मछली वगैरह इकट्ठा होता है ना। तो फिर वही यहाँ पर लिखा है कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न समुदायों के सुव्यवस्थित अवस्था को ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो फिर आई होप आप लोग को डेफिनेशन समझ आया होगा। थर्ड देखते हैं गाइस, पारिस्थितिक अनुक्रमण के प्रकार, है ना, काइंड्स ऑफ सक्सेशन। तो फिर हम इसको दो प्रकार से देखेंगे करके बोले थे। तो फिर पहला हम देखेंगे किसी क्षेत्र में जीवों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, तो फिर जीवों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर भी जो है जो अनुक्रमण है वो दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, तो फिर पहला जो है प्राइमरी सक्सेशन हम देख लेते हैं। यह आदि अधो स्तर से प्रारंभ होता है जब प्राणियों का उदय नहीं हुआ था। ठीक है गाइस,
जैसे कि कोई भी जो इकोसिस्टम है जब वो बनता है तो फिर उसकी जो प्रारंभिक अवस्था रहेगा है ना, उसे ही जो है आदि अधो स्तर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भूमि खोदकर नए तालाब के बनाने पर उत्पन्न विभिन्न समुदाय प्राथमिक अनुक्रमण को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जो हम भूमि खोद कर नए तालाब बनाएंगे तो फिर वो उसकी क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था होगा। तो फिर इसी को जो है यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि भूमि खोदकर नए तालाब के बनाने पर उत्पन्न विभिन्न समुदाय प्राथमिक अनुक्रमण को जो है शो करते हैं। सेकंड देखते हैं द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। यह पूर्व में उपस्थित जीवों से प्रारंभ होता है जो बाह्य कारकों के प्रभाव से लुप्त हो गए हैं, ठीक है गाइस। जो द्वितीयक अनुक्रमण है वो पहले से जो जीव उपस्थित है ना वातावरण में, उनसे प्रारंभ होते हैं। और जो पहले के जो जीव हैं गाइस, वो जो है किसी कारणवश जो है या बहुत सारे कारक होते हैं ना हमारे पर्यावरण में, तो फिर उनके प्रभाव से जो है वो मर जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। तो फिर वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त प्रकार से बने, यानी कि ये वाला जो बना है ना तालाब, ये वाला जो बना है, उपयुक्त प्रकार से बने तालाब में यदि धीरे धीरे कई वर्षों में वर्षा के जल के साथ जो है मिट्टी आती जाती है तथा यह पूरी तरह भरकर पहले दलदली भूमि तथा फिर यह भूमि में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, इस स्थल पर अब स्थलीय समुदाय उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए गाइस, ये जो तालाब बना है ना, मिट्टी खोदकर जो तालाब बना है, और इसको कई बार क्या होता है कि तालाब को जो है गहरीकरण करना पड़ता है ना, लेकिन हम गहरीकरण नहीं करते हैं तो फिर वो बारिश के पानी के साथ जो है मिट्टी वहाँ पर आता जाएगा, फिर वहाँ पर जो है मिट्टी भर जाएगा है ना, तो फिर वो पहले दलदली होगा, फिर उसके बाद जो है वो स्थान पूरा कड़ा हो जाएगा, जिससे वो पूरा तालाब जो है भर जाएगा है ना, पूरा समतल हो जाएगा, मैदान बन जाएगा, जिससे जो है वहाँ पर स्थलीय समुदाय उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह जो है उग जाएंगे, ठीक है। तो फिर एक प्रकार से जो है जो पहले से जो उत्पन्न है ना, जो पहले से ही जो पहले से प्रेजेंट है, उन्हीं से ही जो है द्वितीयक अनुक्रमण का जो है प्रारंभ हो रहा है। तो फिर वही यहाँ पर लिखा है कि द्वितीयक अनुक्रमण जो है पूर्व में उपस्थित जीवों से जो है प्रारंभ होता है, ठीक है गाइस। तो फिर ये रहा हमारा द्वितीयक अनुक्रमण। अब हम देखेंगे गाइस वातावरण एवं नमी के अनुसार अनुक्रमण, है ना। तो फिर इसके अनुसार जो है अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, पहला जलक्रमक और दूसरा मरुक्रमक, है ना। जलक्रमक यानी कि जल से प्रारंभ होगा, है ना गाइस, जैसे कि तालाब है, नदी है, तो फिर जल वाले स्थान से जो है प्रारंभ होगा और अंत में जो है वन का निर्माण होगा। तो फिर देखिए, हम जो है तालाब वगैरह का निर्माण करते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल में आप लोगों को बता दूं कि जलक्रम होता क्या है, ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ पाए। तो फिर जलक्रमक में कोई भी जलाशय वगैरह हम ले लेते हैं, जैसे कि हम तालाब ले लेते हैं, वहाँ पर जो है पानी वगैरह होता है, ठीक है। अब कई बार हमें क्या करना होता है, गहरीकरण करना होता है ना तालाब को, तभी जो है वहाँ पे गहराई होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब उसको जो है गहराई नहीं करते हैं, तो फिर बारिश के पानी के साथ जो है मिट्टी आता जाएगा और तालाब जो है पूर्ण तरीके से भर जाएगा। अब वो भर जाएगा तो फिर धीरे धीरे भरेगा, है ना, उसके बीच में जो है बहुत सारी अवस्थाएं आएंगे और अंत में जो है वन का निर्माण हो जाएगा। अब तालाब से लेके वन के निर्माण के बीच में जो है इस बहुत सारी अवस्थाएं आ जाएगी। अचानक से ही तो वन का निर्माण नहीं हो जाएगा, है ना, उसमें मिट्टी धीरे धीरे आते जाएगी, फिर वहाँ पर दलदल बनेगा, कीचड़ बनेगा, कीचड़ वाला अवस्था आएगा, है ना। उसके बाद फिर वहाँ पर मिट्टी आती जाएगी और जल का जो है वाष्पीकरण होता जाएगा। जल की जब कमी वहाँ पर पूर्ण तरीके से हो जाएगा, तब मिट्टी वहाँ का जो है कड़ा हो जाएगा, है ना, टाइट हो जाएगा, फिर वो पूरा मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। अब मैदान में परिवर्तित होने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट उगेंगे, कांटेदार प्लांट उगेंगे, फिर बड़े प्लांट उगेंगे, वैसे करके जो है एक वन का जो है निर्माण होगा। तो फिर उसको जो है हम जल क्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए, जो तालाब और वन के बीच में जो है बहुत सारी अवस्थाएं आएंगी, है ना, वो अचानक से वन में परिवर्तित नहीं होगा, उसके बीच में जो है कुछ कुछ अवस्थाएं आएंगी, तो फिर उन्हीं अवस्थाओं को जो है जल क्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा जल क्रमक, है ना। यह जल की अधिकता के कारण प्रभावित अनुक्रमण होते हैं, जैसे तालाब, नदी, झील आदि, ठीक है। जल क्रम के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं आती है, जिसके कारण चरम समुदाय का विकास होता है। चरम समुदाय अर्थात गाइस, जो मैं बोला ना, वन का जो फॉर्मेशन होगा अंत में, है ना, तो फिर उसको जो है चरम समुदाय कहेंगे, ठीक है। तो फिर जल क्रम के अंतर्गत
वन के निर्माण के बीच है ना, तालाब और वन के निर्माण के बीच कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी उसको हम देखते हैं। तो फिर पहला है पुरोगामी अवस्था। पुरोगामी अवस्था गाइस सबसे फर्स्ट स्टेज को पुरोगामी अवस्था कहते हैं। जैसे कि हम तालाब का निर्माण कर रहे हैं तो फिर तालाब की खुदाई है ना, खुदाई करेंगे तो फिर वो उसकी पुरोगामी अवस्था होगा। चलिए देखते हैं। यह जलीय अनुक्रमण की प्रथम अवस्था है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेज यही है गाइस। यह अवस्था मनुष्यों द्वारा निर्मित तालाबों एवं झीलों में पाई जाती है, ठीक है गाइस, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। इसका प्रमुख लक्षण पौधों की अनुपस्थिति होती है। अब देखिए इस तालाब हम खोदते हैं तो फिर जस्ट उसमें प्लांट वगैरह तो नहीं उगता है ना, तो फिर इतना तो आप लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत पादप प्लावक आते हैं। इनमें शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे पैरामीशिया, अमीबा एवं अन्य प्राणी जो है आते हैं। अब देखिए अब तालाब का निर्माण हो गया, थोड़ा सा पानी वगैरह जब उसमें आएगा तो फिर जस्ट उसमें प्लांट नहीं आएंगे, पहले एल्गी वगैरह आएंगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो है, अमीबा, पैरामीशिया, ये सारे कुछ आएंगे। तो फिर ये हो गया हमारा पुरोगामी अवस्था, सबसे फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निगमन अवस्था। निगमन अवस्था अर्थात आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पर पानी तो प्रेजेंट रहेगा ही, निगमन यानी कि जो जल के अंदर रहता है उसको जो है निगमन कहते हैं ना। तो फिर चलिए देखते हैं कि क्या है। तालाब, झील का वह क्षेत्र जहाँ पानी की गहराई जो है 20 फीट से कम होती है, इस भाग में जो है कोई पादप नहीं पाया जाता, केवल शैवाल जो है पाया जाता है, जैसे वेलिशनेरिया, इलोडिया और नजास है ना। तो फिर ये सारा कुछ जो है पाया जाता है निगमन अवस्था में, यानी कि जल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। और जो शैवाल बैक्टीरिया है गाइस, उसके अलावा भी जो है अनेक चारा यानी कि घास वगैरह जो है उगते हैं। और जब ये मर जाते हैं ना, पानी में जब ये डूब के मर जाते हैं तो फिर ये सड़ गल के जो है ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो फिर ये ह्यूमस को बना लेते हैं और कोमल कीचड़ को जो है बांध कर रखते हैं। ये ह्यूमस जो है कीचड़ को बांध कर रखता है। अब उसके बाद आता है गाइस प्लावी अवस्था, है ना। प्लावी अवस्था अर्थात क्या समझते हो, प्लावी यानी कि आधा भाग जो है कीचड़ के अंदर रहेगा, यानी कि जल के अंदर रहेगा, और यानी कि किसी प्लांट का जो पार्ट है ना, आधा भाग जो है पानी के अंदर रहेगा और आधा भाग जो है पानी के बाहर रहेगा। तो फिर उसको जो है प्लावी अवस्था कहते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं। जब तालाब में लगभग 6 से 7 फीट पानी हो जाता है, अब वाष्पीकरण होगा तो फिर वो 20 फीट से कितना हो जाएगा, 6 से 7 फीट तक पानी रहेगा, ठीक है। वाष्पीकरण होगा तो फिर 6 से 7 फीट पानी है, तब जो है कुछ ऐसे प्लांट उगते हैं जिसकी जड़ें जो है कीचड़ में धंसी रहती है तथा शेष भाग पानी में तैरता रहता है, जैसे ट्रापा, नीलिम्बियम आदि, ठीक है। तो फिर ये ट्रापा, नीलिम्बियम, कमल का भी आप जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद जो है वोल्फिया, एजोला, लेमना आदि स्वतंत्र रूप से जो है जल की सतह पर जो है तैरने वाले प्लांट जो है तालाब में उग जाते हैं। तो फिर ये प्लावी अवस्था, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग जानते ही हैं ना प्लावी क्या होता है। अब देखते हैं गाइस जड़ अनूप अवस्था। तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जड़ यानी कि जड़ युक्त प्लांट जो है उगेंगे, ठीक है। अब जो तालाब है वो तालाब ही तो नहीं रहेगा, वहाँ पर जो है मिट्टी वगैरह आता जाएगा और जल का वाष्पीकरण होता जाएगा, तो फिर जल की कमी होगी, ठीक है। और मिट्टी आएगा तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मैदानी भाग बन जाएगा और जड़ अनूप यानी कि जड़ युक्त प्लांट जो है वहाँ पे उगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं। तालाब के पानी के वाष्पीकरण, रेत, मिट्टी, नष्ट हुए कार्बनिक पदार्थों आदि के लगातार जमा होते रहने से तालाब का तल उथला हो जाता है, ठीक है गाइस, उथला हो जाएगा तथा इसमें रीड स्वयं पौधे जैसे सेजिटेरिया, रूमैक्स, टाइफा आदि उग आते हैं तथा सतह पर तैरने वाले तथा दलदल में धंसे हुए प्लांट जो है नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए गाइस दलदल वगैरह समाप्त हो जाएगा, है ना, जल का वाष्पीकरण होगा और वहाँ पर मिट्टी वगैरह आके जो है पूरा टाइट हो जाएगा, है ना, जो मिट्टी जो है वो। तो फिर वहाँ पर जो है जो दलदल में रहने वाले प्लांट्स हैं गाइस वो मर जाते हैं और ह्यूमस बन जाते हैं, है ना, यानी कि खाद एक प्रकार का बन जाता है और वहाँ पर जो है जड़ युक्त जो है प्लांट उग जाते हैं। तो फिर इसे जो है जड़ अनूप अवस्था कहते हैं। पांचवा देख लेते हैं गाइस, घास का मैदान अवस्था, है ना। इस जड़ अनूप अवस्था के बाद जो है मैदान वाला अवस्था आएगा, ठीक है। तो फिर उपयुक्त अवस्था के बाद तालाब धीरे धीरे दलदल में परिवर्तित हो जाता है। अब यानी कि अब यहाँ पर तालाब में मिट्टी आता जाएगा तो फिर वहाँ पर दलदल का निर्माण होगा, है ना। अब इस तालाब में दलदल में उगने वाले पौधे उगाते हैं, ठीक है। पानी के और वाष्पीकरण से मार्सी मीडो तालाब में बन जाता है। अब और वाष्पीकरण होगा तो फिर जो है मार्सी मीडो अवस्था यानी कि मार्सी मीडो तालाब में बन जाता है, यानी या कहें
कि घास का मैदान जो है बन जाता है। ठीक है गाइस। अब वहाँ पर तालाब में मिट्टी आता जाएगा तो फिर दलदल एक प्रकार से बन जाएगा। फिर और वाष्पीकरण होगा तो फिर एक प्रकार से जो है वहाँ का मिट्टी जो है कड़ा हो जाएगा तो फिर घास का मैदान जो है बन जाता है। ठीक है। अब देखते हैं वुड लैंड स्टेज। ठीक है। यह अनुक्रमण की अंतिम अवस्था है जिसमें भूमि और अधिक कठोर एवं सूखी हो जाती है। ठीक है गाइस। ये जो है वुडलैंड स्टेज जो है ये अनुक्रमण यानी कि जल अनुक्रमण की अंतिम अवस्था है। ठीक है। जिसमें भूमि जो है और अधिक कठोर हो जाती है और सूखी हो जाती है। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के बाद मृदा भी जो है काफ़ी मात्रा में बन जाती है। अब देखिए गाइस वहाँ पर जितने भी प्लांट्स वगैरह रहेंगे है ना तालाब के अंदर, वो जब मरते जाएंगे तो फिर वो क्या बनेंगे, मिट्टी ही बनेंगे, है ना। तो फिर कई रासायनिक परिवर्तनों के बाद जो है मृदा की मात्रा में भी जो है काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जिसमें छोटे छोटे वृक्ष पेड़ उगाते हैं। वृक्षों की वृद्धि होने पर जो है पूर्ण विकसित वन जो है बन जाता है। अब वहाँ पर धीरे धीरे प्लांट उगेंगे उस मिट्टी में, फिर वो प्लांट जो है ग्रोथ करेंगे और बड़े बड़े वृक्षों का रूप ले लेंगे। बाद में जो है वो वन का रूप ले लेता है। तो फिर इस प्रकार से जो है एक तालाब से जो है एक वन का निर्माण होता है ना। तो फिर उसको जो है जल अनुक्रमण कहेंगे। जल अनुक्रमण क्यों कहेंगे, क्योंकि जल से स्टार्ट हुआ है तो उसे जल अनुक्रमक कहेंगे। ठीक है गाइस। तो फिर ये रहा गाइस हमारा जल अनुक्रमक, है ना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जल अनुक्रमक में क्या होता है, जल वाली अवस्था से, है ना, जल अवस्था से जो है वन का निर्माण होता है, इसी वजह से उसे जल अनुक्रमक कहते हैं। अब चलिए देखते हैं मरुक्रमक देख लेते हैं, है ना। मरुक्रमक आखिर होता क्या है। मरुक्रमक नाम से स्पष्ट है, यानी कि पानी की कमी होगा, है ना। तो फिर देखते हैं कि ये क्या है। यह अनुक्रमक उन क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पानी की बहुत कमी होता है, जैसे रेगिस्तान, ढलानें, नग्न पहाड़ियाँ आदि। अब देखिएगा इस जल क्रम में क्या हुआ, जल वाली अवस्था से जो है वन का निर्माण हुआ, है ना। वैसे ही जो है गाइस सूखा वाले इलाका में कैसे वन का फॉर्मेशन होता है वो हम जो है मरुक्रम में देखेंगे। ठीक है। मरुक्रम में क्या देखेंगे हम, सूखे वाले इलाके में जो है वन का निर्माण कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो फिर वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर इस अनुक्रमण में जो है निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। ठीक है गाइस। अब सूखे वाले इलाके से जो है वन का फॉर्मेशन होगा तो फिर उनके बीच कौन कौन सी अवस्थाएं आएगी वो हम देखते हैं। ठीक है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं क्रस्टोलाइकेन स्टेज। ठीक है। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। रेगिस्तान में अधिक ताप एवं जल की कमी के कारण मृदा में ह्यूमस नहीं होता है। ठीक है गाइस। अब वहाँ पे पानी ही नहीं है तो फिर वहाँ पे सड़े गलेगा क्या, है ना। अब सड़ेगा गलेगा नहीं तो फिर ह्यूमस कहाँ से बनेगा। फिर देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन वर्षा ऋतु में अपने अंदर काफ़ी मात्रा में जो है जल संचित कर लेते हैं। अभी जो क्रस्टोज लाइकेन जो है गाइस वो रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में जो है अपने अंदर जो है जल को जो है संचित कर लेते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। इसकी मदद से ये फलते फूलते हैं। ठीक है। ये जो जल ऑब्जॉर्ब किए हैं गाइस उसी की वजह से वो फलते फूलते हैं। ये अम्ल स्रावित करते हैं जिससे चट्टानों में विघटन हो जाता है। अब ये लाइकेन क्या करते हैं गाइस, अम्ल जो है स्रावित करते हैं। ठीक है। अम्ल स्रावित करते हैं और जिससे जो चट्टानें हैं गाइस वो चट्टान जो है उनका क्षय होने लगता है ना, यानी कि घुलते जाते हैं। ये लाइकेन जब मर जाते हैं तब इनके मृत शरीर व चट्टानों के धुल मिलकर कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं जो उच्च लाइकेन के उगने एवं वृद्धि करने के लिए जो है अनुकूल होते हैं। अब देखिएगा इस वहाँ पर चट्टान ही चट्टान है ना, वहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं है। तब ये जो लाइकेन्स है गाइस वो जब मर जाते हैं ना तब उनका शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है अवशेष तो बचेगा ही, है ना, वो है ना। और ये जो अम्ल स्रावित करते हैं जिससे चट्टानों का क्षय होता है तो फिर वो धूल दोनों मिलकर जो है कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर एक प्रकार से कहें कि मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो फिर उस मिट्टी में जो है उच्च वर्ग के लाइकेन जो है उगते हैं। सेकंड है हमारा फोलियोज लाइकेन स्टेज। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है। क्रस्टोज लाइकेन के बाद डर्मेटोकार्पोन, परमेलिया, अम्बिलिकाना आदि उच्च लाइकेन जो है उगाते हैं। ठीक है गाइस। ये जो क्रस्टोज लाइकेन है ना, पहला हमने क्या देखा, क्रस्टोज लाइकेन यानी कि निम्न वर्ग के जो लाइकेन हैं वो उगते हैं, उसके बाद जो है ये उच्च वर्ग के लाइकेन जो है उगाते हैं। ठीक है। चट्टानों की दरारों में कुछ मकड़ियाँ एवं माइट्स भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अब वहाँ पर जो है चट्टान वगैरह में जो है मकड़ी वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है। चट्टानों के कण, धूल के कण व उच्च श्रेणी के लाइकेन के मृत शरीरों से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करता है, जो कि
एक परत के रूप में जो है चट्टान पर जम जाता है। अब देखिए गाइस, ये जो उच्च वर्ग के लाइकेन है अब ये मरेंगे भी, है ना। तो फिर ये जब मर जाएंगे और जो चट्टान है उसकी धूल वगैरह मिल के जो है एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेंगे या ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ये ह्यूमस क्या करता है कि चट्टान की परत में जो है जम जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे मॉस स्टेज, है ना। मॉस स्टेज में क्या होता है, ह्यूमस की परत में पहले टॉर्टुला, ग्रीमिया, बियम आदि पौधे उगाते हैं। इसके पश्चात कुछ मॉस जैसे फ्यूनेरिया, स्फैग्नम आदि जो है उगाते हैं। अब जो मॉस स्टेज है गाइस, इसमें जो है मॉस वगैरह उगेंगे। ठीक है, ये जो ह्यूमस यहाँ पर बना है ना, जो उच्च वर्ग के लाइकेन वगैरह मर के जो ह्यूमस का फॉर्मेशन किया है, उस ह्यूमस पे जो है मॉस वगैरह उगते हैं। इसी वजह से इसे मॉस स्टेज कहते हैं। अब शाकीय अवस्था देख लेते हैं। फोर्थ देखते हैं शाकीय अवस्था। शाकीय अवस्था अर्थात क्या समझते हो, शाकीय यानी कि शाखाओं वाले प्लांट्स का निर्माण, है ना। तो फिर देखते हैं मॉस के पौधों द्वारा और अधिक चट्टानें विखंडित होती है, जिससे टूटे हुए चट्टानों के कण, धूल के कण तथा मृत पौधों के शरीर आदि मिलकर मिट्टी की कई मोटी परत बना लेती है। ठीक है गाइस, अब देखिए मिट्टी का फॉर्मेशन किससे होता है, चट्टानों से ही होता है। वो कई बार पिसा कर जो है वो मिट्टी बनता है ना। तो फिर वैसे ही जो है धूल के कण वगैरह मिलके जो है मिट्टी का निर्माण करता है। और यह मिट्टी जो है, और ये जो मिट्टी है गाइस, शाकीय पौधों के लिए विकसित होने के लिए जो है अनुकूलतम होती है। ठीक है, अब ये जो मिट्टी बना है गाइस, वो जो है शाकीय जो प्लांट होते हैं ना, जिनमें शाखाएं होता है, तो फिर उनके उगने के लिए जो है वो अच्छा होता है, पर्याप्त होता है। तो फिर इस मिट्टी में गाइस है ना ब्रूम, सेज व अन्य घास जो है उगते हैं। ठीक है, तो फिर ब्रूम, सेज और अन्य जो घास है गाइस, वो इस मिट्टी में जो है उगते हैं। अब देखते हैं झाड़ी अवस्था। ठीक है, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होने के कारण मिट्टी इस योग्य हो जाती है कि इसमें झाड़ियाँ उग सके। अतः कुछ झाड़ियाँ उग आते हैं तथा कुछ कीट इनमें रहने लगते हैं। ठीक है, झाड़ी अवस्था यानी कि झाड़ी का निर्माण होगा। अब देखिएगा इससे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है ना। तो फिर किस प्रकार से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से वन का निर्माण होता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो फिर आप लोग इसको जो है आप लोग अपना दिमाग लगा कर भी जो है आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं आगे। चरम अवस्था, क्लाइमेक्स स्टेज, झाड़ियों के उगने के साथ साथ ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है तथा वह काफ़ी मोटी हो जाती है। ऐसे मिट्टी काष्ठीय वृक्षों के उगने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अतः अब इस मिट्टी में पहले दूर दूर वृक्ष लगते हैं तथा फिर घने वनों का जो है रूप ले लेते हैं। चरम अवस्था में क्या होगा, बहुत सारे प्लांट जो है उग जाएंगे। हम पढ़ ही क्या रहे हैं कि वनों का निर्माण किस प्रकार से होता है ना, मरुक्रम में। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा चरम अवस्था, है ना। क्लाइमेक्स में क्या होता है, अंत में जो है वन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर वन का फॉर्मेशन इसमें किस प्रकार से हुआ वो हमने देखा है ना, मरुक्रम में, यानी कि पानी की कमी और मिट्टी भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर जो है वन का फॉर्मेशन हो गया। तो फिर उनके बीच में कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं उसको हमने देखा। तो फिर इसको जो है आप लोग अपने मन से भी जो है लिख सकते हैं, है ना। इसको जो है आप लोगों को थोड़ा सा बस देखोगे कि कहाँ पर क्या क्या आएगा, फिर आप जो है अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा चरम अवस्था। अब चलिए इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहले जो है हम जल क्रमक का जो है डायग्राम देख लेते हैं। तो फिर ये मैंने तालाब बनाने की कोशिश की है, आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो फिर डायग्राम मुझे उतना अच्छा नहीं आता है ना बनाने के लिए। तो फिर यहाँ पर देखिए तालाब में धीरे धीरे मिट्टी आता गया भरता गया, है ना। तालाब जो है धीरे धीरे भरता गया और अंत में पूरा मैदानी समतल हो गया और यहाँ पर जो है वन का फॉर्मेशन हो गया। तो फिर ये हमारा क्लाइमेक्स स्टेज है ना। और ये सारा कुछ स्टेज जो है पूरा, अगर आप लोग नोट्स अच्छे से देखे हैं तो फिर पूरा शो हो रहा है। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सबसे प्रथम अवस्था, ये द्वितीय अवस्था, ये तृतीय अवस्था, ये चतुर्थ अवस्था और ये सबसे लास्ट स्टेज पाँचवा स्टेज है ना। और यहाँ पर जो सॉइल है गाइस वो बहुत ही सूखा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, है ना, कड़क हो जाएगा। तो फिर ये मैंने बताया है। तो फिर आप लोग जो है इसको ऐसे ही बना दोगे तो फिर जो है आपको फुल मार्क्स मिलेगा और यहाँ पर जो है स्टेज आप लोग शो कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये हमारा जल क्रमक है। अब देखते हैं मरुक्रमक। मरुक्रमक में क्या होता है कि एक चट्टान से जो है स्टार्ट होता है ना, सूखा इलाके से। तो फिर सबसे पहले तो जो है क्रस्टोज लाइकेन, फिर फोलिस लाइकेन, फोलियोज लाइकेन स्टेज आता है, फिर उसके बाद मॉस स्टेज आता है। तो फिर ये सारा कुछ स्टेज मैंने शो कर दिया है और अंत में जो है
पूरा वन का फॉर्मेशन हो जाता है क्लाइमेक्स का, है ना, तो उसको क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। तो फिर ये हो गया हमारा मरुक्रमक स्टेज। तो फिर डायग्राम आप लोग देख लीजिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा कि इसका महत्व क्या है ना। तो फिर महत्व आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। आप लोगों को कितना समझ आया है ना अनुक्रमण के बारे में, तो फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ आइडिया कि आप लोग को क्या लिखना है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक प्लांट जो है दूसरे प्लांट पर निर्भर है। जैसे कि यहाँ पर मैं लाइकेन की ही बात करूँ, क्रस्टोज लाइकेन पर जो है ये फोलियोज लाइकेन निर्भर है ना। तो फिर इस प्रकार से एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला भी हमें देखने को इसमें मिल रहा है। और एक यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। और एक छोटे कम्युनिटी से जो है एक बड़े कम्युनिटी का है, छोटे समुदाय से बड़े समुदाय का निर्माण हो रहा है। तो फिर ये सारा कुछ जो है आप इसके महत्व में 4 पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, है ना। तो फिर ये हो गया हमारा अनुक्रमण, है ना। और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या क्या बताया है करके, आप लोग अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर आप लोग अपने प्रोफेसर और टीचर का भी जो है हेल्प ले सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।